हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी जो रिवीजन सीरीज़ चल रही है उसमें एनएलएम फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन का थर्ड वीडियो लाया हूँ। इसमें जो लोग मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं उनको मालूम होगा हर टॉपिक पे मैं बेस्ट 20 क्वेश्चंस लाता हूँ फॉर क्विक एंड एफिशिएंट रिवीजन। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 12। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड साइड में दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि ये मेरे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिक्स of mass per unit length lambda and cylinders of radius capital R lean on each other. Each sticks make an angle theta with the ground. Each stick is tangent to the cylinder at its upper end. The sticks are hinged to the ground. All the surfaces are frictionless. In the limit of very large number of sticks and cylinders, what is the normal force between a stick and the cylinder it rests on? Very far to the right. Assume that last cylinder is glued to the floor to keep it from moving. देखो क्वेश्चन को डायग्राम के साथ में समझाता हूँ। ये स्टिक्स हैं। स्टिक्स टॉप एंड पे ब्लू कलर की बनी हुई है। स्टिक्स टॉप एंड पे सिलेंडर्स के टेंजेंट हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन्ड है। और ये जो स्टिक्स हैं ये बॉटम एंड पे अपने लोअर एंड पे हिंज्ड हैं। सारी स्टिक्स, एक नहीं सारी। सिलेंडर हिंज नहीं है कुछ भी। लास्ट सिलेंडर ज़रूर इधर आई इन्फिनिटी तक सिस्टम गया होगा। इन्फिनिटी तक मैंने इसलिए बोला वेरी फार टू द राइट लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो पूरा मेंशन्ड है। इन द लिमिट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टिक्स एंड सिलेंडर्स। तो बहुत सारे सिलेंडर्स हैं, बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं। तो यही सिस्टम कंटिन्यू हुआ है कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि जो लास्ट सिलेंडर है, लास्ट सिलेंडर पे जो स्टिक है उस पर कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है नॉर्मल फोर्स बिटवीन अ स्टिक एंड द सिलेंडर इट रेस्ट ऑन वेरी फार टू द राइट। मीन्स इधर राइट में काफ़ी दूर, तो हम बोल सकते हैं टेंडिंग टू इन्फिनिटियथ सिलेंडर जो होगा, जो इन्फिनिटी पे होगा उस पर इन्फिनिटियथ नंबर की स्टिक होगी, उस पर जो नॉर्मल लग रहा होगा वो हमें मालूम करना है। तो अब ये इन्फिनिटी पे जाके क्वेश्चन है, तो अपन क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, किसी आयत सिलेंडर, आयत स्टिक, आयत i+1th स्टिक, ऐसे बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये डायग्राम है। सॉल्व करना स्टार्ट किए। ये आयत सिलेंडर है और ये i+1th सिलेंडर है। उसके पीछे ये इधर से आयत स्टिक है, दिस वन आयत स्टिक। इसको SI से बोला है क्वेश्चन में, सॉरी सॉल्व करते टाइम सॉल्यूशन में SI। और ये i+1th है, ये वाली स्टिक दिख रही है, SI+1 ऐसे दिखा रखा है। तो चलो देखते हैं SI+1 पे अगर हम स्टडी करें तो इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा i+1 सिलेंडर एन i+1, ये नॉर्मल। और आयत सिलेंडर नॉर्मल लगा रहा होगा, यहाँ पे मेंशन्ड है Ni दिखाइए, ये नॉर्मल लगा रहा होगा। और मैंने पॉइंट्स के नाम रखे हैं कुछ, A B C दिख रहे हैं, ये C D एंड E एंड F ऑल्सो, यहाँ पे F दिखा। ठीक है, ये दिख गया, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं इस आयत स्टिक की बात करूं तो आयत स्टिक ई पॉइंट पे हिंज्ड है। ई पॉइंट पे हिंज्ड है तो वहाँ पे है तो ये इक्विलिब्रियम में, तो बोल सकते हैं सारे टॉर्क इस पे जितने भी आ रहे होंगे वो बैलेंस होंगे। तो बैलेंस करने के पहले थोड़ी ज्योमेट्री देख लेते हैं। ज्योमेट्री यहाँ पे काफ़ी है। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ स्टिक मालूम करेंगे, गिवन नहीं है। तो लेंथ ऑफ स्टिक इन ट्राइंगल ABC देखें, यहाँ पे देखो डायग्राम में दिख रहा है ABC। इन ट्राइंगल ABC जब हम देखते हैं तो tan θ/2 हमें मिलता है, tan θ/2
इज इक्वल टू आर बाई एल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ये आर है यहाँ पे और ये लेंथ ऑफ स्टिक एल है, तो आर बाई एल मुझे मिल रहा है। तो मैंने वहाँ आर बाई एल लिखा है, tan थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल, और उससे मैंने एल मालूम कर लिया है। तो एल नोन हो चुका है। इसके बाद मैं और ज्योमेट्री देख लूँ। अच्छा, ये थीटा बाई टू वगैरह कैसे है ये भी समझा देता हूँ। थीटा एंगल बना रही है स्टिक, क्वेश्चन में गिवन है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, थीटा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा एंगल बना रही तो इस डायग्राम में वापस आ जाते हैं। ये टेंजेंट है पॉइंट ए से, दो टेंजेंट ड्रॉप किए हैं पॉइंट ए से, यहाँ पे बना हुआ है देखो। पॉइंट ए से सपोज दो टेंजेंट मैंने किसी सर्कल पे ड्रॉप किए हैं, तो अगर टोटल एंगल थीटा है ये टोटल, तो ये टेंजेंट जहाँ पर मीट हो रहे हैं दैट इज़ ए, और सेंटर को जो लाइन जोड़ती है वो अपन थ्योरम पढ़ते हैं 10th क्लास में कि वो डिवाइड कर देती है एंगल को इक्वल। तो थीटा बाई टू एंड थीटा बाई टू, ये लेंथ भी बराबर होती है। इसका यहाँ पे यूज़ नहीं है बट मैं बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ तुम लोगों को। तो थीटा बाई टू एंड थीटा बाई टू, तो यहाँ पे भी ये जो एंगल डिवाइड हुए थीटा बाई टू एंड थीटा बाई टू, क्योंकि ए पॉइंट है जिसपे ए बी टेंजेंट और ए डी टेंजेंट कॉमनली मीट हो रहे हैं। तो दो टेंजेंट इस बीच वाले सिलेंडर पे, ये जो आयत सिलेंडर है सी आई, इस सी आई सिलेंडर पे पड़ रहे हैं। तो ए डी लेंथ और ए बी लेंथ भी बराबर होगी, साथ ही साथ में वो टोटल एंगल को आधा आधा बांट देगी ये एसी लाइन, थीटा बाई टू एंड थीटा बाई टू। इसी का फायदा यहाँ पे भी लिया गया है। डी ई एफ दिख रहा है, ई पॉइंट से एक ई डी टेंजेंट है और एक ई एफ टेंजेंट है। ध्यान से देखो, ई एफ टेंजेंट है तो ये टेंजेंट ई डी एंड ई एफ की लेंथ भी इक्वल होगी, साथ ही साथ में ये एंगल थीटा है तो आधा आधा बढ़ जाएगा। अब तुम लोग पूछोगे सर ये एंगल थीटा कैसे, ये भी समझा दो। तो ये ऐसे समझा सकता हूँ, देखो यहाँ पर ये थीटा बाई टू, ये हमारा एक ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ए बी सी डी। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये अगर ये एंगल इधर का थीटा है, टोटल कितना है ये थीटा, तो ये होगा 180 माइनस थीटा, और ये 180 माइनस थीटा होगा तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये टोटल थीटा होगा। और अगर ये एंगल थीटा होगा तो आधा आधे डिवाइड करो तो थीटा बाई टू एंड थीटा बाई टू होगा। अभी क्लियर हुआ है मामला। अब आगे चलते हैं। आगे देखो, टॉर्क बैलेंस करूँगा, इसके लिए मुझे ई एफ लेंथ भी निकाल लेता हूँ, फिर बैलेंस इक्वेशन जब बताऊँगा ना तो काफ़ी इजीली समझ में आएगी। पहले ज्योमेट्री यहाँ पे देख लेते हैं जो जो यूज़ आ रही है, और जो एक्स्ट्रा मैंने लिखा है उसको थोड़ा रब भी कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ई एफ लेंथ निकालना है, तो अगेन मैं ट्राइंगल सी ई एफ में आऊँगा। ट्राइंगल सी ई एफ में देखो, यहाँ पे ट्राइंगल सी ई एफ में tan थीटा बाई टू क्या दिख रहा है, tan थीटा बाई टू इज इक्वल टू सी ई एफ दिखा पहले, ठीक है। tan थीटा बाई टू इज इक्वल टू ई एफ अपॉन एफ सी, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा ई एफ अपॉन एफ सी, एफ सी बोलो सी एफ बोलो एक ही बात है। तो यहाँ से ई एफ आ जाता है सी एफ tan थीटा बाई टू, सी एफ देखो यहाँ पर सी एफ इज़ नथिंग बट रेडियस आर, तो मैंने उसको लिखा है आर tan थीटा बाई टू, तो ई एफ मिल चुका। अब आते हैं टॉक पे, टॉक काफ़ी इजीली बैलेंस हो जाएगा, तुम लोग को आता भी यही। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एन आई इंटू टॉक, कौन सी स्टिक पे बैलेंस कर रहे हैं हम लोग, दिस आई प्लस वन एथ स्टिक, दिस वन एस आई प्लस वन, तो इस पर अगर बैलेंस करते हैं तो एक तो एन आई का टॉर्क एन आई इंटू ई एफ की वैल्यू अभी निकाली थी वो रख दी है, एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, ये सिंपल है, यहाँ पे बीचों बीच में एम जी लगता है, तो वही स्टिक का मास इंटू जी इंटू ये एंगल थीटा है, हर एक स्टिक हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रही थीटा, और कितने दूरी पे लग रहा होगा एम जी, एल बाई टू अलॉन्ग द स्टिक, तो एल बाई टू कॉस थीटा दूरी आएगी दिस वन। तो हिंज के अबाउट टॉर्क आ जाएगा, हिंज इज ई पॉइंट, तो हिंज के अबाउट टॉर्क आ जाएगा एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं, एक फोर्स अभी बचा हुआ, एन आई ले लिया, एम जी ले लिया, एन आई प्लस वन इंटू टोटल लेंथ ऑफ द स्टिंग, तो एन आई इंटू एल आ जाएगा, एन आई इंटू एल, एल की वैल्यू यहाँ पे रख दी मैंने आर अपॉन tan थीटा बाई टू, ये देखो यहाँ पर है, देखिए आर अपॉन tan थीटा बाई टू, तो वो रख दी और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग ये इक्वेशन अचीव कर चुके हैं। और ये इक्वेशन अचीव करने के बाद इसमें एन आई प्लस वन और एन आई के बीच में रिलेशन है, तो अगर मैं आई प्लस वन को वन रखता हूँ मीन्स आई कितना है 0, तो अगर मुझे एन वन निकालना है, क्या निकालना है एन वन, तो एन वन निकालना है, तो यहाँ पे
मैंने आई को 0 सेट कर दिया है, आई 0 सेट कर दिया तो n 0 आएगा। अच्छा n 0 0 स्टिक मतलब है ही नहीं स्टिक, तो n 0 की वैल्यू 0 लेंगे उसके लिए, तो उसके लिए n1 आ जाएगा, सिर्फ दिस पार्ट आएगा हाफ एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो n1 मालूम कर लिया हाफ एम जी कॉस थीटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमें n2 चाहिए। इसी तरह हमें ni निकालना है, फिर i टेंडिंग टू इन्फिनिटी करके हमें नॉर्मल रिएक्शन मालूम करनी है, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, n1 मालूम, n2 के लिए यहाँ पे i को 1 रखूँगा, तो यहाँ पे n1 आएगा। तो यहाँ पे मैंने n1 रखा है, वैल्यू पूरी वैल्यू डाली, हाफ एम जी कॉस थीटा, ये हाफ एम जी कॉस थीटा, कैपिटल एम लेते चलने तो कैपिटल ही ले, हाफ एम जी कॉस थीटा प्लस n1 की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी, ये वाली mg/2 कॉस थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये n2 आ गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया है या अरेंज कर लिया है। इसके बाद n3 पता करना हो तो सिमिलरली i को 2 रखेंगे, i को यहाँ पर फिक्स करेंगे 2, तो यहाँ पर n2 आ जाएगा, i को 2 फिक्स किया है तो n2 रख के यहाँ पे मैंने n3 सॉल्व कर लिया, मुझे ऐसा मिला ये जो लिखा हुआ है n3। इसी तरह मैंने n इन्फिनिटी सॉल्व कर लिया, क्योंकि मुझे वही टेंडिंग टू इन्फिनिटी नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, इन्फिनिटियथ स्टिक, मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा इन्फिनिटियथ बोलने में, बट मीनिंग मेरा समझो, इन्फिनिटियथ स्टिक मतलब जो इधर बहुत राइट में जाके पड़ेगी। ठीक है, तो n इन्फिनिटी मैंने सीधे लिखा है यहाँ पर, n इन्फिनिटी mg/2 कॉस थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 tan की पावर 4 थीटा बाई 2 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने इस तरह इसको लीव कर दिया है। ये एक मुझे जीपी दिख रही है, जीपी का फॉर्मूला लगा दिया a/1 - r, तो यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। इसके बाद इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है, वो यूज़ करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो मुझे फाइनली ये आंसर मिलता है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। A disk of mass m and radius r is held up by a massless string as shown. Disk is frictionless. What is the tension in the string? What is the normal force per unit length of the string? What is the normal force per unit length the string applies to the disk? Disk is of mass capital M, radius capital R. यहाँ पे देखो क्वेश्चन इजी है, ये टी एंड टी टेंशन लग रही है, ये पूरा थ्रेड है या स्ट्रिंग है, टी 2t ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लगेगा, 2t = mg, t = mg/2। तो पहले पार्ट का आंसर तो आ ही चुका है। दूसरा पूछा है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ द स्ट्रिंग अप्लाइज टू द डिस्क, पर यूनिट लेंथ डिस्क पे स्ट्रिंग कितना नॉर्मल फोर्स लगा रही है, तो मैंने उस नॉर्मल फोर्स को क्या मान लिया, n। सपोज n बी द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं एलिमेंट पे देखूँ, ये पूरी डिस्क है मेरी, डिस्क पे स्ट्रिंग लपटी हुई है इस तरह, जैसे यहाँ दिख रही है। तो मैंने कुछ हिस्सा लिया है, एक एलिमेंट लिया है डी थीटा एंगल पे, आर डी थीटा पे सपोज जो नॉर्मल एग्जर्ट कर रही है स्ट्रिंग, वो n इंटू आर डी थीटा हो जाएगा। n तो पर यूनिट लेंथ था, लेंथ कितनी है अभी, आर डी थीटा, तो n इंटू आर डी थीटा हो जाएगा। तो वो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा n इंटू आर डी थीटा। तो यहाँ पे ये जो n लिखा हुआ है टोटल फोर्स नहीं लिखा हुआ है, पर यूनिट लेंथ है, टोटल हमें इस एलिमेंट पे लिखना है n इंटू क्या लिखना चाहिए, आर डी थीटा। अब अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट इस फोर्स का देखूं, इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट देखूं, तो मैंने ये एलिमेंट थीटा एंगल पे लिया है, ये थीटा, इसीलिए मैं इसको डार्क कर रहा था अभी, थीटा एंगल पे लिया है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या हो जाए, थीटा। तो मैं कह सकता हूँ एन आर डी थीटा कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। और ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट होंगे, यहाँ से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल जो है मेरा, वो मैंने वाई इस एक्सिस से नापा है इधर से, तो ये होगा -π/2 से लेके इधर -π/2 से लेके टोटल ये पूरा एंगल होगा -π/2 से लेके टोटल +π/2 तक, क्योंकि अपनी जो रेफरेंस लाइन है एंगल मेज़र करने के लिए वो ये वाली है। ठीक है, तो मैं ये एंगल अभी लिमिट में लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, हम देखो
क्या निकाला था मैंने, वर्टिकल कंपोनेंट। एन आर डी थीटा कॉस थीटा, ये एक एलिमेंट पे है, ऐसे ही पूरे एलिमेंट्स चलेंगे मेरे एंगल वाइज, -π/2 से लेके +π/2 तक। तो मैं इसको यहाँ पे देखो एन आर डी थीटा कॉस थीटा इंटीग्रेशन करूँगा -π/2 से लेके +π/2 तक, और टोटल जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वर्टिकल नॉर्मल का, ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, डाउनवर्ड mg फोर्स को। इधर लग रहा होगा ना mg, तो वर्टिकल डाउनवर्ड mg फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, तो दिस वर्टिकल फोर्स विल बी इक्वल टू mg। यहाँ से इंटीग्रेट कर लिया cos थीटा डी थीटा को, n इंटू आर बाहर ले लिया, काफ़ी आसान इंटीग्रेशन है, तुम सभी कर पाओगे। 2nr इक्वल टू mg मिल चुका है मुझे, यहाँ से n मिल चुका है mg/2r। तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ exerted by the string on the disk is mg/2r। मेथड नंबर 2, मेथड 2 भी इजी है, बस इसके लिए थोड़ा सा तुम लोगों को याद होना चाहिए। मैंने यहाँ डिटेल में नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं ऐसे क्वेश्चंस ले चुका हूँ पहले। तो मेथड 2 में मैंने वही एलिमेंट लिया है, इस पर टेंशन इधर लग रही होगी स्ट्रिंग की, टेंशन इधर लग रही होगी स्ट्रिंग की। इस टेंशन की वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो सेंटर की ओर आएगा, टी डी थीटा, याद हो जाना चाहिए। अभी शायद दूसरी या तीसरी बार मेरी वीडियोस में यूज़ हो रहा है। अगर स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ऑलरेडी डिराइव्ड है। टी डी थीटा सेंटर की ओर फोर्स आएगा। अच्छा, टी डी थीटा को ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, जो डिस्क स्ट्रिंग पे लगा रही होगी, मैंने देखो यहाँ पे मैंने डिस्क पे फोर्स लिया है, तो एक फोर्स टी डी थीटा आ रहा है। टी डी थीटा को यही नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा होगा जो डिस्क स्ट्रिंग पे लगा रही होगी, ठीक है। फोर्सेस बैलेंस कर दिए, तो यहाँ से एन आर डी थीटा इज इक्वल टू टी डी थीटा लिख दिया। यहाँ से एन आर बराबर टी आ गया, टी अपन बहुत पहले निकाल चुके हैं ऊपर, टी इज इक्वल टू mg/2, ये दिखा। तो यहाँ से मैंने टी इक्वल टू mg/2 रख दिया, mg/2r। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बैलेंस वाली बात नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हो। टी डी थीटा ही तो मैंने एन आर डी थीटा बोला है, जो नेट फोर्स टेंशन नॉर्मली दे रही है उसी, वही तो एन आर डी थीटा है। तो डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो यहाँ से T इज इक्वल टू एन आर, एन इज इक्वल टू T/r, जो यहाँ पे भी आ रहा है। एक ही बात है, यहाँ पे स्ट्रिंग पे मैंने टोटल फोर्सेस देख लिए हैं, स्ट्रिंग भी इक्विलिब्रियम में है। इतना हिस्सा डी थीटा एंगल का हिस्सा जो स्ट्रिंग का है, जो आर डी थीटा लेंथ का है, या डी थीटा एंगल जो बना रहा है सेंटर पे, जो भी बोलना है बोल लो, ये स्ट्रिंग भी तो बैलेंस्ड है। तो मैं बोल सकता हूँ टी डी थीटा सेंटर की ओर फोर्स आ रहा है स्ट्रिंग पे, और जो पुली लगा रही होगी, पुली मीन्स डिस्क, जो है ये डिस्क दिख रही ना इतनी बड़ी, ये डिस्क या ये वाली डिस्क, जो डिस्क लगा रही होगी स्ट्रिंग पे इस एलिमेंट पे, वो लगा रही होगी नीचे की ओर एन आर डी थीटा, एंड एन आर डी थीटा विल बैलेंस टी डी थीटा, ठीक है। उससे भी आ जाता है, किसी भी तरह बोलो, बात एक ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ wedge of mass m as shown, wedge is placed on a smooth horizontal plane, find acceleration of m, कैपिटल M wedge का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, इसमें फोर्सेस रिप्रेजेंट है, थ्रेड में टेंशन T है, वेज का मास कैपिटल M, ब्लॉक का मास स्मॉल m, एक्सेलरेशन ऑफ वेज इज A, राइट वर्ड दिस वन, एक्सेलरेशन ऑफ वेज इज A। अगर एक्सेलरेशन वेज का A है तो हम लोग कंस्ट्रेंट से देख सकते हैं कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड टू द इंक्लाइन ऑफ वेज विल बी इक्वल टू A। तो इतना तो बोल ही सकते हैं आसानी से। स्मॉल m का ये टोटल एक्सेलरेशन कतई नहीं होगा, स्मॉल m का टोटल एक्सेलरेशन आएगा A, जो वेज के रिलेटिव है, साथ ही साथ में वेज का एक्सेलरेशन इसमें ऐड करना पड़ेगा A, तब जाके टोटल एक्सेलरेशन हमें मिलेगा, जिसको मैंने साइड में ढंग से दिखा रखा है इधर। ये A वेज का और ये रिलेटिव टू वेज, इन दोनों को ऐड करेंगे तब टोटल एक्सेलरेशन मुझे A मिलता है। टोटल एक्सेलरेशन A नहीं, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m मिलता है। जितना भी आए हमें उससे मतलब नहीं है, बट मैं कह सकता हूँ इन दोनों के वेक्टर एडिशन से ही टोटल एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m आएगा। तो यहाँ पे अब देखो इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले मैंने सिस्टम पे इक्वेशन बनाई है, इस पूरे को एक सिस्टम ले लिया है। अच्छा, इस पूरे को एक सिस्टम ले लिया, तो यहाँ पे जो T लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो अपन पूरा इक्वेशन जो बनाने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पे लगाने जा रहे हैं। T इज इक्वल टू
एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2, यही पढ़ी है। अब इसको अप्लाई करेंगे M1A1, तो M1 हमने कैपिटल M को लिया है, M इंटू ए प्लस स्मॉल m, इस M2 स्मॉल m को लिया है। स्मॉल m इंटू क्या लिखे, अच्छा गलती से ये a मत लिख देना, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a नहीं है, इस a का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो करना पड़ेगा। ये थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट ये थीटा, a कॉस थीटा, तो आना चाहिए नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में a माइनस a कॉस थीटा, a1 माइनस कॉस थीटा, a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे लिखना चाहिए m इंटू a1 माइनस कॉस थीटा। यही मैंने सिस्टम पे जो इक्वेशन लिखी है वो यहाँ पर दिखा रखी है। इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक पे इक्वेशन लगाएंगे। ब्लॉक ये स्मॉल m मास का ब्लॉक। अलोंग द इंक्लाइन इक्वेशन लिखें तो ऊपर t लग रहा है, नीचे mg साइन थीटा लगता है, याद हो चुका है इंक्लाइन के अलोंग mg साइन थीटा, ऊपर t, और एक्सेलरेशन इंक्लाइन के अलोंग a मत लिख देना, बहुत क्लियर कट a नहीं लिखना, गलत होगा वो। अगेन यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए कि अलोंग द इंक्लाइन एक्सेलरेशन ए थोड़ी ही है, ए नहीं है तो फिर क्या है, ए नहीं है तो फिर मालूम करते हैं ना क्या होगा, इसका कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा। ये तो ए है, ये ए है, इस ए का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन ये आएगा ए कॉस थीटा, तो नेट अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आएगा a माइनस ए कॉस थीटा, ए कॉमन ले लो, a1 माइनस कॉस थीटा, तो इक्वेशन अलोंग द इंक्लाइन बनेगी g साइन थीटा, सॉरी mg साइन थीटा, mg साइन थीटा माइनस t इज इक्वल टू ma1 माइनस कॉस थीटा। सेम इक्वेशन यहाँ पे लिखा है mg साइन थीटा माइनस t इज इक्वल टू ma1 माइनस कॉस थीटा। दिख रही है, देखो अभी दिखी, mg साइन थीटा डाउनवर्ड फोर्स, t अपवर्ड फोर्स अलोंग द इंक्लाइन देखें तो mg साइन थीटा माइनस t बराबर ma होता है, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है a1 माइनस कॉस थीटा, वो लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोनों को ऐड कर दो तो t चला जाएगा, और t चला जाएगा तो यहाँ से a सॉल्व हो जाएगा बहुत ईजिली। तो ये डन। इसके और भी मेथड हैं, आप लोग चाहो तो इसको कई मेथड से ट्राई कर सकते हो। इंडिपेंडेंट इक्वेशंस स्मॉल m पे बनाओ, इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कैपिटल M पे बनाओ, उससे लेंदी होगा, मैंने सिस्टम यूज़ किया है तो यहाँ पे शॉर्ट हो गया है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 says a cylinder and a wedge with a vertical face touching each other move along two smooth inclined planes forming the same angle alpha with horizontal. The masses of the cylinder and wedge are m1 and m2. Find the normal force exerted by wedge on the cylinder. एस डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन में पूरा। एक सिलेंडर दिख रहा है पर्पल कलर का, एक वेज दिख रहा है मुझे ग्रीन कलर का, दो प्लेन दिख रहे हैं अल्फा एंगल बनाते हुए। मुझे ये N3 नॉर्मल रिएक्शन मालूम करनी। ये N3 एग्जर्ट की है वेज ने सिलेंडर पे, और ये एग्जर्ट की है सिलेंडर ने वेज पे एक्शन रिएक्शन। तो मैं अगर वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये देखो नीचे बना हुआ है ऑलरेडी, और अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट्स ले लूँ सारे फोर्सेस के, तो m1g साइन अल्फ़ा और n3 का कंपोनेंट आ रहा है n3 कॉस अल्फ़ा, बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखा रखा है, n3 फोर्स भी दिखा रखा है उसका कंपोनेंट। तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन आ रहा है m1g साइन अल्फ़ा माइनस n3 कॉस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू m1 इंटू a1, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है a1। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई। अच्छा, ये इक्वेशन बनने के बाद दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लाना भी काफ़ी इजी है, उसको मैंने दिखा भी नहीं रखा है। मैंने कंपोनेंट किए हैं से वेज पे सारे अलोंग द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन फोर्स लूँगा, डाउन द इंक्लाइन फोर्स सब्ट्रैक्ट करूँगा उसमें से, इक्वल टू लिखूँगा m2 इंटू a2, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन मैंने अप द इंक्लाइन a2 माना है। तो यहाँ पे इक्वेशन बना ली मैंने वो उसी तरीके से एकदम जैसे सिलेंडर पे बनाई है, n3 कॉस अल्फ़ा माइनस m2g साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू m2 इंटू a2। अब यहाँ पे अननोन है n3 एंड a1 a2, तीन अननोन है, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन और चाहिए। कैसे बनेगी, दिमाग लगाओ, कैसे बनेगी, लगाओ दिमाग। हाँ, दो बॉडीज अगर एक साथ टच होके चलें तो कंस्ट्रेंट रिलेशन बनेगा ना, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट, और रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट बनेगा तो a1 a2 में रिलेशन मिलेगी। तो a1 a2 की रिलेशन यहाँ से देखो निकाल लेते हैं। हमने कंस्ट्रेंट में सीखा है रिजिड बॉडी में कि परपेंडिकुलर टू द
सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशंस, वेलोसिटीज़, डिस्प्लेसमेंट ये सब सेम रहते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने बनाया सिलेंडर का एक्सेलरेशन a1 लिया है डाउन द इंक्लाइन, लेफ्ट इंक्लाइन की कहानी है ये, और इसका अप द इंक्लाइन लिया है, राइट इंक्लाइन पे ऊपर जा रहा है a2 से। मैंने कंपोनेंट्स किए हैं, एंगल दोनों अल्फ़ा ही हैं इंक्लाइंस के, तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा मेंशन्ड है। तो जो कंपोनेंट आ रहा है अलोंग द नॉर्मल बोलो या परपेंडिकुलर बोलो, बात तो एक ही है। तो यहाँ अलोंग द नॉर्मल जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं दैट आर a1 cos अल्फ़ा, और दूसरे वाले का आ रहा है a2 cos अल्फ़ा। तो a1 cos अल्फ़ा विल बी इक्वल टू a2 cos अल्फ़ा। यहाँ से a1 इक्वल टू क्या मिल जाता है a2, उसको मैंने a लिख दिया है। दोनों इक्वेशंस में मैं a लिख दूंगा, यहाँ पे भी a लिख दूंगा, आगे चल के यहाँ पे भी a लिख दूंगा, और फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँगा। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर मैं a एलिमिनेट कर दूंगा तो यहाँ से मुझे n3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब अल्टीमेटली वैसे भी अगर ये बन चुकी है तो तीन इक्वेशंस, तीन अननोन हो गए ना, तो सॉल्व तो होना ही है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट n3 इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 g tan अल्फ़ा। मैंने सॉल्व करके दिखाया नहीं है, लीनियर इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्विंग तुम लोग कर लोगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को तुम लोगों को मिला हो यहाँ से, और जेन्युइनली तुम लोग इस वीडियो को देखो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भी, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड साइड में दी गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।